तो आज हम अर्थशास्त्र की दुनिया में जरा गहराई से उतरने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से तैयार की गई कुछ सामग्री है और हमारा मिशन है अर्थशास्त्र के हर बुनियादी विचार की एक एक करके परतें उधेड़ना, ताकि ये सिर्फ परिभाषाएं न लगे बल्कि वाकई समझ में आए। बिल्कुल। हम सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे कि अर्थशास्त्र है ही क्यों, और फिर एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। चलिए। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। अर्थशास्त्र की कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, इसकी कहानी एक बहुत ही सरल लेकिन आप कह सकते हैं शक्तिशाली शब्द से शुरू होती है। और वो क्या है? कमी, यानी स्कैरसिटी। स्केसिटी, अच्छा। हाँ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो संसाधन है, जैसे पैसा, समय, जमीन, ये सब सीमित हैं। और बस इसी एक तनाव से, इसी एक खिंचाव से पूरा अर्थशास्त्र पैदा होता है। और जहाँ कमी है वहाँ हमें कुछ करना पड़ता है। मेरा मतलब है चुनना पड़ता है। बिल्कुल। वहीं से चुनाव मतलब चॉइस का जन्म होता है। क्योंकि आप सब कुछ एक साथ तो पा नहीं सकते, है ना? तो आपको तय करना पड़ता है कि आप अपने सीमित संसाधनों को कहाँ लगाएंगे। ये तो व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है और समाज के स्तर पर भी। एकदम। समाज को सोचना होता है कि स्कूल बनाएं या सड़कें, और हमें सोचना होता है कि नई किताब खरीदें या मूवी देखने जाएं। यहाँ एक और बात आती है जिसे अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं, जरूरत और चाहत, नीड एंड वांट। ये अलग कैसे हैं? ये बहुत जरूरी अंतर है। देखिए, जरूरत वो है जिसके बिना जीना मुश्किल है। रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, ये बुनियादी चीजें हैं। लेकिन चाहत वो इन जरूरतों का एक बेहतर, एक शानदार रूप है। जैसे जरूरत है भोजन, लेकिन किसी खास रेस्टोरेंट में पिज्जा खाना एक चाहत है। अच्छा। या जरूरत है तन ढकने के लिए कपड़े, लेकिन एक ब्रांडेड जीन्स वो एक चाहत है। जरूरतें सीमित हो सकती हैं, पर चाहतें असीमित हैं। और जब भी हम कोई चुनाव करते हैं, हम कुछ ना कुछ पीछे छोड़ देते हैं। अर्थशास्त्र में इसके लिए एक बहुत दिलचस्प शब्द है ना? हाँ, और ये शायद अर्थशास्त्र का सबसे जरूरी सिद्धांत है, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक चीज को चुनने के लिए आपने जो दूसरी सबसे अच्छी चीज छोड़ी, उसकी कीमत। कोई उदाहरण? जैसे अगर कोई अभी ये चर्चा सुन रहा है, तो इस समय में वो कोई फिल्म भी देख सकता था, या दोस्तों से बात कर सकता था। बिल्कुल। तो इन सब में से जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प था, जिसे उसने छोड़ दिया, वही इस चर्चा को सुनने की अवसर लागत है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। ठीक है, तो कमी, चुनाव और अवसर लागत, ये 3 स्तंभ हो गए। तो इन सब को मिलाकर हम अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित करेंगे? सरल शब्दों में अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति और समाज कमी की स्थिति में अपने सीमित संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करते हैं, ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि मिल सके। हाँ, और मजेदार बात यह है कि इसका मूल ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया है, जिसका मतलब है घरेलू प्रबंधन। घरेलू प्रबंधन। जी। जैसे एक परिवार अपनी आमदनी का प्रबंधन करता है, वैसे ही एक देश अपनी अर्थव्यवस्था का करता है। और यहीं पर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का अंतर भी समझना जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स वो विषय है, वो सिद्धांत है, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी उन सिद्धांतों का जमीनी इस्तेमाल है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल। एकदम। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम विज्ञान है, और उस नियम के तहत सेब का पेड़ से गिरना एक घटना है, वैसे ही मांग और आपूर्ति का नियम अर्थशास्त्र है, और भारतीय बाजार में प्याज की कीमतें कैसे ऊपर नीचे होती हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और इस विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं भी हैं जो इसे अलग अलग नजरियों से देखती हैं। हाँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे कैसे समझे? इसे ऐसे समझिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक पेड़ का अध्ययन है। वो एक व्यक्ति, एक परिवार या एक कंपनी के आर्थिक फैसलों को देखता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरे जंगल का अध्ययन है। वो राष्ट्रीय आय, जीडीपी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसी बड़ी चीजों को देखता है। और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए शायद समष्टि अर्थशास्त्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि नीतियां तो पूरे जंगल के लिए बनती है ना। हाँ, सही बात है। तो हमने ये स्थापित कर लिया कि हर कोई सीमित संसाधनों के साथ लगातार चुनाव कर रहा है। लेकिन जब करोड़ों लोग एक ही समय पर अपने अपने चुनाव करते हैं, कोई कुछ खरीदना चाहता है, कोई कुछ बेचना, तो ये सब एक साथ कैसे काम करता है? यहीं से शायद बाजार की तस्वीर सामने आती है ना? हाँ, बिल्कुल।
बाजार और कुछ नहीं, बस इन करोड़ों व्यक्तिगत चुनावों का एक सामूहिक मंच है। और इसे चलाने वाली दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, मांग यानी डिमांड और आपूर्ति यानी सप्लाई। पहले मांग को समझते हैं, जो खरीदार का नजरिया है। जी। मांग का नियम तो हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसे ज्यादा खरीदने की सोचते हैं, और जैसे ही महंगी होती है हाथ पीछे खींच लेते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड। अगर बाकी चीजें ना बदलें तो किसी चीज की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। एक उल्टा संबंध है। हाँ, कीमत और मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जो इस नियम को तोड़ती हैं। हाँ, और ये अपवाद बड़े दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि अर्थशास्त्र सिर्फ गणित नहीं, मनोविज्ञान भी है। अच्छा। दो मुख्य अपवाद हैं। पहले हैं गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स। ये बहुत ही निम्न आय वाली जरूरी चीजें होती हैं। जब इनकी कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है। ये तो उल्टा हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गरीब उपभोक्ता के पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो अब दूसरी महंगी चीजें बिल्कुल नहीं खरीद सकता, तो मजबूरी में उसे यही सस्ती चीज पहले से भी ज्यादा खरीदनी पड़ती है। अच्छा, और दूसरा अपवाद तो उसका ठीक उल्टा है, जो अमीरी से जुड़ा है। बिल्कुल, वो है वेबलिन वस्तुएं, वेबलिन गुड्स। ये लग्जरी चीजें हैं, डायमंड, लग्जरी कारें। स्टेटस सिंबल। हाँ, इनकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि इनकी ऊंची कीमत ही तो इनके स्टेटस का सिंबल है। लोग कोई चीज इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो महंगी है। अच्छा, तो ये तो खरीदार की कहानी हुई, लेकिन जो सामान बेच रहा है वो तो ठीक इसका उल्टा सोच रहा होगा, है ना? हाँ, उसके लिए तो जितनी ज्यादा कीमत उतना ज्यादा फायदा। एकदम सही। ये सिक्के का दूसरा पहलू है, आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। ये उत्पादक का नजरिया है। तो यहाँ सीधा संबंध होगा। बिल्कुल, यहाँ कीमत और आपूर्ति की गई मात्रा में सीधा संबंध है। कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक ज्यादा सामान बेचना चाहेगा, ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। हाँ, और कीमत घटेगी तो वो आपूर्ति कम कर देगा। तो एक तरफ खरीदार है जो कम कीमत चाहता है, और दूसरी तरफ विक्रेता है जो ज्यादा कीमत चाहता है। इन दोनों का समझौता कहाँ होता है? उसी समझौते के बिंदु को बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वो, आप कह सकती हैं, जादुई बिंदु है जहां मांगी गई मात्रा और आपूर्ति की गई मात्रा बराबर हो जाती हैं। और यहीं पर कीमत तय होती है। जी, इसी बिंदु पर बाजार की कीमत तय होती है। और अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो? अगर किसी वजह से आपूर्ति मांग से ज्यादा हो जाए तो बाजार में माल का ढेर लग जाता है, जिसे अधिशेष, सरप्लस कहते हैं। और कीमतें गिरने लगती हैं। हाँ, और अगर मांग आपूर्ति से ज्यादा हो जाए तो चीज की कमी, शॉर्टेज हो जाती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो ये मांग और आपूर्ति कीमत के बदलाव पर प्रतिक्रिया तो करते हैं, लेकिन क्या सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है? जैसे अगर नमक का दाम दुगना हो जाए तो क्या हम नमक खाना आधा कर देंगे? शायद नहीं। बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर लोच यानी इलास्टिसिटी की अवधारणा आती है। लोच बस यही मापती है कि कीमत में बदलाव का असर मांग या आपूर्ति पर कितना ज्यादा या कितना कम होता है। इसे सरल उदाहरण से कैसे समझें? दो स्थितियां हैं। पहली, कीमत लोचदार, प्राइस इलास्टिक। यहाँ कीमत में छोटा सा बदलाव मांग में बड़ा बदलाव ला देता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर एक ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक 2 रुपए महंगी हो जाए तो लोग तुरंत दूसरे ब्रांड पर चले जाएंगे, क्योंकि कई विकल्प मौजूद हैं। दूसरी स्थिति है कीमत बेलोचदार, प्राइस इनइलास्टिक। यहाँ कीमत में बड़ा बदलाव भी मांग पर ज्यादा असर नहीं डालता। जैसे नमक। आपका उदाहरण एकदम सही है, नमक या जीवन रक्षक दवाएं। इनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, लोग इनकी खपत कम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोई विकल्प नहीं है और ये जरूरी है। मुझे हमेशा इस बात में उलझन होती है कि अर्थशास्त्री अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, या उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु की बात करते हैं। ये सब क्या है और इनमें क्या फर्क है? चलिए इसे आसान बनाते हैं। वस्तुओं को हम कई तरह से बांट सकते हैं। एक तरीका है हमारी आय के आधार पर। अच्छा। पहली है सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स। जब हमारी आय बढ़ती है तो हम इन्हें ज्यादा खरीदते हैं, जैसे अच्छे कपड़े, बाहर खाना। ठीक है। दूसरी है घटिया वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स। जब आय बढ़ती है तो हम इन्हें कम खरीदते हैं और बेहतर चीजों पर जाते हैं। जैसे आय बढ़ने पर शायद कोई व्यक्ति बस से सफर करने की बजाय अपनी बाइक या कार इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल,
और तीसरी है विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स। आय बढ़ने पर इनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ती है। और एक चीज की कीमत का असर दूसरी चीज पर भी तो पड़ता है, जैसे पेट्रोल महंगा होने पर लोग छोटी गाड़ियां देखने लगते हैं। हाँ, ये दूसरा तरीका है वर्गीकरण का, जिसे क्रॉस लोच कहते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक, स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वो चीजें हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। चाय और कॉफी। हाँ, चाय और कॉफी। चाय महंगी होगी तो लोग कॉफी ज्यादा पियेंगे। और दूसरी है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक साथ इस्तेमाल होती है। जी, जैसे कार और पेट्रोल या चाय और पकौड़े। अगर पेट्रोल की कीमत आसमान छू जाए तो कारों की मांग पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा, और वो उत्पादन वाली बात, अंतिम और मध्यवर्ती, एक ही चीज जैसे एक टायर किसी के लिए अंतिम हो सकती है और किसी के लिए मध्यवर्ती, इसे कैसे सुलझाया जाए? आपने समस्या को बिल्कुल सही पकड़ा। इसका जवाब इस बात में है कि उसका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। मतलब? मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, वो हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार बनाने वाली कंपनी के लिए टायर। ठीक है। और अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, वो हैं जो उत्पादन के सभी चरण पार कर चुकी हैं और अंतिम इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। जब आप अपनी कार के लिए टायर खरीदते हैं तो वो एक अंतिम वस्तु है। और इसी अंतिम वस्तु के भी 2 प्रकार हो सकते हैं। हाँ, एक है उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, जो आप और हम अपनी जरूरतों के लिए खरीदते हैं, दूध, ब्रेड, मोबाइल फोन। और दूसरी हैं पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। ये भी अंतिम वस्तुएं हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल और चीजें बनाने के लिए होता है। जैसे एक बेकरी के लिए ओवन। बिल्कुल, ओवन खुद नहीं बिकता, पर वो ब्रेड बनाने में मदद करता है। तो एक कार कंपनी के लिए जो मशीनें हैं वो पूंजीगत वस्तुएं हैं। ठीक है, अब ये तस्वीर साफ हुई। तो हमने समझ लिया कि बाजार में चीजें कैसे बिकती हैं और खरीदी जाती हैं। लेकिन सारे बाजार एक जैसे तो नहीं होते। नहीं होते। कहीं बहुत ज्यादा प्रतियोगिता होती है, कहीं किसी एक ही कंपनी का राज होता है। सही कहा। बाजार की संरचनाएं बहुत अलग-अलग हो सकती हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? सबसे पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। सोचिए एक सब्जी मंडी जहां बहुत सारे विक्रेता एक जैसी सब्जी बेच रहे हैं। किसी के लिए भी बाजार में आना जाना आसान है और कोई एक विक्रेता कीमत तय नहीं कर सकता। सब बाजार में तय हुई कीमत को स्वीकार करते हैं। और असल दुनिया में तो ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर उत्पादों में ब्रांड का फर्क होता है। बिल्कुल। यहीं दूसरी संरचना आती है एकाधिकारवादी प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ भी कई विक्रेता हैं, लेकिन सबके उत्पाद थोड़े अलग हैं। ब्रांड, क्वालिटी, पैकिंग के आधार पर। हाँ, जैसे रेस्टोरेंट्स का बाजार है तो सब खाना ही बेच रहे हैं, पर सबका स्वाद और ब्रांड अलग है। फिर आता है अल्पाधिकार। जी, ओलिगोपोली। यहाँ बाजार पर कुछ ही बड़ी कंपनियों का कब्जा होता है, जैसे भारत में टेलीकॉम सेक्टर या एयरलाइंस। यहाँ नई कंपनी का आना बहुत मुश्किल होता है। और आखिरी वो स्थिति है जिससे हर ग्राहक डरता है, एकाधिकार। हाँ, मोनोपोली, जहाँ बाजार में सिर्फ एक ही विक्रेता है, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई विकल्प नहीं। वो कंपनी अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकती है। उसे मूल्य निर्धारक कहते हैं। हाँ, प्राइस सेटर। अब वस्तुओं पर एक और नजरिए से बात करते हैं, जो ये समझने में मदद करता है कि कुछ चीजें सरकार को ही क्यों मुहैया करानी पड़ती हैं, जैसे सड़कें या राष्ट्रीय सुरक्षा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। इसे समझने के लिए 2 आसान सवाल पूछने होते हैं। क्या है वो सवाल? पहला, क्या मैं बिना पैसे दिए किसी को इसे इस्तेमाल करने से रोक सकता हूँ? अगर हाँ, तो चीज अपवर्जनीय है, एक्सक्लूडेबल है। गेटकीपर सवाल कह सकते हैं इसे। हाँ, और दूसरा सवाल है, अगर मैं इसे इस्तेमाल करूं तो क्या दूसरों के लिए ये कम हो जाता है? अगर हाँ, तो चीज प्रतिद्वंद्वी है, राइवल। ये पिज्जा का टुकड़ा वाला सवाल हो गया। बिल्कुल, मैंने खा लिया तो आपके लिए नहीं बचा। तो इन 2 सवालों के आधार पर चीजें कैसे बढ़ती हैं? 4 श्रेणियों में। पहली है निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स, जैसे पिज्जा। ये अपवर्जनीय भी है और प्रतिद्वंद्वी भी। ठीक है। दूसरी है क्लब वस्तुएं, क्लब गुड्स, जैसे सिनेमा हॉल का टिकट। ये अपवर्जनीय है लेकिन गैर प्रतिद्वंद्वी है। मेरे फिल्म देखने से आपके अनुभव में कमी नहीं आती। सही। तीसरी है सामान्य पूल संसाधन, कॉमन पूल रिसोर्सेज, जैसे समुद्र की मछलियां। ये गैर अपवर्जनीय हैं लेकिन प्रतिद्वंदी हैं। एक ने ज्यादा पकड़ ली तो दूसरे के लिए कम बचे। जी। और चौथी और सबसे खास है सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स। ये गैर अपवर्जनीय और गैर प्रतिद्वंदी दोनों हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा या सड़क पर लगी लाइट।
और यहीं से वो फ्री राइडर वाली समस्या आती है ना? लोग फायदा तो उठाना चाहते हैं पर पैसे नहीं देना चाहते, बिल्कुल। क्योंकि इन चीजों के लिए किसी से पैसा वसूलना मुश्किल है, तो कोई निजी कंपनी ने बनाना ही नहीं चाहेगी। वो फायदे में नहीं रहेगी। नहीं, इसीलिए सरकार को टैक्स के पैसे से ये सार्वजनिक वस्तुएं बनानी पड़ती हैं। यही इस समस्या का समाधान है। तो ये सब समझने के बाद हम उस बड़े सवाल पर आते हैं कि समाज अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते कैसे हैं। वो ये 3 फैसले कैसे लेते हैं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। इन 3 सवालों के जवाब देने के लिए दुनिया में मुख्य रूप से 3 तरह की प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? पहली है पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट या बाजार अर्थव्यवस्था। यहाँ ये सारे फैसले निजी कंपनियां मुनाफे के आधार पर लेती हैं। सरकार का दखल बहुत कम होता है। दूसरी समाजवादी होगी। हाँ, सोशलिस्ट या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। यहाँ सारे फैसले सरकार सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लेती है। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। ज्यादातर देश, जिसमें भारत भी शामिल है, इसी मॉडल पर चलते हैं। इन सब नियमों और प्रणालियों के पीछे विचारों की भी एक बड़ी लड़ाई रही है। जी। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं सरकार दूर रहो, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं सरकार आकर मदद करो। ये अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी वैचारिक बहस है, क्लासिकल बनाम केन्सियन अर्थशास्त्र। अच्छा। 1929 की महामंदी से पहले क्लासिकल अर्थशास्त्र का बोलबाला था। एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इसके सबसे बड़े प्रणेता थे। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि बाजार में एक अदृश्य हाथ, एक इनविजिबल हैंड काम करता है, जो सब कुछ अपने आप ठीक कर देता है। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन 1929 की महामंदी ने इस अदृश्य हाथ के भरोसे को तोड़ दिया। बुरी तरह से तोड़ दिया। तब जॉन मेनार्ड कीन्स एक नए विचार के साथ आए, जिसे कीनेजियन अर्थशास्त्र कहा गया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बाजार हमेशा खुद को ठीक नहीं कर सकता, खासकर मंदी के दौर में। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को आगे आकर खर्च बढ़ाना होगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और मांग बढ़े। तो क्या आज की दुनिया इन दोनों में से किसी एक को चुनती है? आज दुनिया इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करती है, लेकिन एक नया क्षेत्र बहुत तेजी से उभरा है, व्यावहारिक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये क्या है? ये अर्थशास्त्र को मनोविज्ञान से जोड़ता है। ये मानता है कि इंसान हमेशा किताबों में लिखे नियमों के हिसाब से तार्किक फैसले नहीं लेता। बिल्कुल। बल्कि भावनाओं, आदतों और सामाजिक दबाव में आकर भी निर्णय लेता है। बिल्कुल। और इसी से नज थ्योरी निकली है। नज थ्योरी यानी बिना जबरदस्ती किए लोगों को सही दिशा में हल्का सा धक्का देना। एकदम सही। स्वच्छ भारत अभियान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां लोगों पर जुर्माना लगाने की बजाय उन्हें स्वच्छता के प्रति व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित किया गया। ये मानना कि छोटे छोटे धक्के बड़े बदलाव ला सकते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये वाकई एक पूरी यात्रा थी, एक व्यक्ति की कमी की समस्या से लेकर पूरे देश की आर्थिक नीतियों और मानवीय मनोविज्ञान तक। इन बुनियादी सिद्धांतों की समझ हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। और जाते जाते बस एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी। स्रोत सामग्री में नज थ्योरी का जिक्र है। अब जब अगली बार कोई सुपरमार्केट जाए तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि महंगी और आकर्षक चीजें आंखों के स्तर पर क्यों रखी होती हैं। या जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरें तो देखें कि क्या कोई विकल्प पहले से ही चुना हुआ है। ये सब छोटे छोटे नज हैं जो हमें बिना पता लगे हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल। इसी के साथ आर्थिक सिद्धांतों पर हमारी एक गहन चर्चा समाप्त होती है।